28th प्रॉब्लम चलिए सॉल्व करते हैं। Two sources of sound S1 and S2 emitting waves of equal wavelength। S1 एक साउंड सोर्स है, S2 दूसरा साउंड सोर्स है, इक्वल वेवलेंथ की वेव्स एमिट कर रहे हैं। वेवलेंथ 20 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, आर प्लेस्ड विद द सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में सेपरेशन भी 20 सेंटीमीटर्स ही है। A detector can be moved on a line parallel to S1, S2 at a distance of 20 centimeters from it। इधर एक लाइन है, यह लाइन भी 20 सेंटीमीटर्स की ही दूरी पर है और इधर कोई डिटेक्टर है। इनिशियली डिटेक्टर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। इनिशियली डिटेक्टर कहीं इधर है और यह इक्विडिस्टेंस है। Assuming that the waves emitted by the source are in phase, S1 और S2 फेज में हैं, तो इनिशियली डिटेक्टर पर जो वेव्स जाएंगी वह इन फेज होंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा, पाथ डिफरेंस 0 होएगा। Assuming that waves emitted by the source are in phase, find minimum distance through which detector should be shifted to detect minimum of the sound। अब डिटेक्टर को हमने मिनिमम डिस्टेंस से कहीं इधर शिफ्ट कर दिया, यह मिनिमम डिस्टेंस है x, और अब एकदम से हमें मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देने लगी। द फर्स्ट मिनिमम इज बीइंग हर्ड। अब जरा सोचिए कि वह मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, और उस मिनिमम डिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी। मैं कहता हूं इनिशियली path difference is 0, hence in phase and constructive interference। अब मैं कहता हूं upon moving by x we hear first minimum if path difference is lambda by 2। पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होएगा तो फर्स्ट मिनिमम होएगा। अब ये पाथ डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे जरा देखिए। S2 से D तक जाने वाली जो साउंड वेव है उसकी डिस्टेंस निकालते हैं और वह होगी दिस 10 प्लस x, 10 प्लस x होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट माइनस, इसका हम निकालते हैं 10 माइनस x, इसका होल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। दिस इज पाथ डिफरेंस एंड दिस इज लैम्डा बाय 2। लैम्डा इज 20, so 20 by 2। सारी जो डेटा है वह सेंटीमीटर्स में रख रहा हूं। अब मुझे इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। खास बात, वी कांट अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हियर। हम इधर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेवलेंथ भी 20 सेंटीमीटर, यह डिस्टेंस भी 20 सेंटीमीटर, दे आर कंपैरेबल, और साथ में यह भी कंपैरेबल होएगा। इट्स नॉट इग्नोरेबल। x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस के कंपैरिजन में, वेवलेंथ के कंपैरिजन में इग्नोरेबल नहीं है। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगा।
हमें पूरा ऐसे सॉल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए। मैं पहले इसे इधर ले जाता हूँ और स्क्वायर कर देता हूँ। तो इधर तो मैं लिखूंगा 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू, इधर मैं ले जाकर स्क्वायर कर रहा हूं तो यह 10 है, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा 100 प्लस ये इधर जाके स्क्वायर कर रहा हूं तो 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400 प्लस 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400। इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। तो 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 20x होएगा और इधर भी 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस 20x प्लस 20 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400। देखिए एक्स स्क्वायर कैंसल्ड, 100 कैंसल्ड, अब क्या क्या बच रहा है जरा देखें। इधर मैं ले आता हूं 40x कर देता हूं, 40x माइनस 100 इज इक्वल टू 20 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400। सॉल्व करना है एक्स के लिए बस। अब मैं इधर 20 ले आता हूं, इस 20 को भी काट ही देता हूं, फिर इधर 5 2x माइनस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400। अब मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर कर देता हूं इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2x इंटू 5 10x 20x माइनस 20x इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 400। और भी इसको एक्सपांड कर देता हूं, 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर को भी 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। और इस तरह से यह इक्वेशन अब दिखने लगी। 3x स्क्वायर, यह 20x कैंसल्ड, 3x स्क्वायर 20x कैंसल्ड इज इक्वल टू 500 minus 25, that is 475. So x square would be under root of 475 by 3, or x is under root of 475 by 3 है 158.33, and this gives me x equal to some 12.6 centimeter, and this is the answer. The thing is, कोई बहुत चैलेंजिंग वाला बात नहीं थी सॉल्व करना। यू जस्ट नीड टू कीप पेशेंस, हैव पेशेंस, और उसको सॉल्व करते जाइए। बीच में कहीं कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बस इस तरह की चीज में प्रायः यह होता है कि हम कोई गलती कर बैठते हैं और फाइनल आंसर आने से पहले या लाने से पहले ही वी लूज पेशेंस। शांति से करते जाइए, आपका आंसर आएगा। प्लीज नोट इट डाउन।
चलिए अब 29th प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। 29 तो 30 दोनों क्विंक्स एक्सपेरिमेंट पर हैं। इन अ क्विंक्स एक्सपेरिमेंट द साउंड डिटेक्टेड इज चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम when a sliding tube is moved through a distance of 2.5 centimeter. Find the frequency of sound if the speed of sound in air is this. सबसे पहले तो क्विंक एपरेटस को हम रिकॉल कर लेते हैं। क्विंक एपरेटस कैसा होता है, मैंने थ्योरी में समझाया हुआ है। इस तरह से एक ट्यूब होती है, यह इसका एक आर्म होता है, फिक्स्ड आर्म, और एक तरफ से साउंड सेंड की जाती है और एक तरफ से डिटेक्टर रखा जाता है। यह इस तरह का एक आर्म बन जाती है और इसके ऊपर दूसरी आर्म स्लाइड कर सकती है। यह दूसरा आर्म है जो कि इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है। इस तरीके से ना, ऑब्जर्व दिस। यह तो फिक्स्ड है, दिस इज अ फिक्स्ड थिंग। इधर सोर्स और इधर डिटेक्टर। एंड दिस इज अ मूवेबल आर्म, इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करता है। नाउ व्हाट हैपेंस, साउंड जो है सोर्स से एमिट होकर इसके थ्रू ट्रैवल कर सकती है और इसी साउंड का एक दूसरा हिस्सा इसके थ्रू ट्रैवल कर सकता है। और इस तरीके से एक ही सोर्स से आने वाली साउंड दो पार्ट में डिवाइड होकर दो रास्तों से ट्रैवल करते हुए इधर इंटरफियर कर जाती है। दिस इज क्विंक्स एपरेटस। क्विंक्स एपरेटस थ्योरी में मैंने यह चीज समझाई हुई है। इधर मैंने इसका डिजाइन एक और बार बता दिया। एक साथ दो प्रॉब्लम है, ये फिगर दोनों में काम आएगा। अब इन एक्सपेरिमेंट द साउंड इज डिटेक्टेड चेंज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। अब मैं कहता हूं इनिशियली जो भी कुछ पाथ डिफरेंस है वह मैक्सिमम के लिए एन लैम्डा रहा होगा, और फाइनली व्हेन इट्स मूव्ड जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स डैश, वह एन लैम्डा प्लस, इफ इट इज मूव्ड बाय डिस्टेंस एल तो पाथ डिफरेंस वुड इंक्रीज बाय 2 into 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 इसको हमने 2.5 सेंटीमीटर से मूव करवाया है, तो पाथ डिफरेंस वुड इंक्रीज बाय 2.5 into 2 सेंटीमीटर। इससे पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। अब वो मैक्सिमम से मिनिमम हुआ तो ये हो जाएगा एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2। यह फॉर मैक्सिमा, दिस फॉर मैक्सिमा, एंड फाइनली फॉर नेक्स्ट मिनिमा, उसके लिए यह कंडीशन बन जानी चाहिए। तो हम कहेंगे लैम्डा बाय 2 हो जाना चाहिए 2 into 2.5 सेंटीमीटर। सो वेवलेंथ हो जाना चाहिए 10 सेंटीमीटर। यह वेवलेंथ हो जानी चाहिए। अब उन्हें फ्रीक्वेंसी पूछिए, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। सो 340 मीटर्स पर सेकेंड अपॉन 0.1 मीटर। यह वेवलेंथ है 0.1 मीटर। So that frequency, the answer to the question is, that frequency would be 3400
hertz, or that frequency is 3.4 kilohertz. This is the final answer. बड़े ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो क्विंक्स एपरेटस के सेटअप को देखिए। साउंड वेव इधर से चलती है तो पाथ डिफरेंस जो भी कुछ है वह मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा होएगा। एक्स से मूव करवाने पर पाथ डिफरेंस 2x से बढ़ जाएगा। ये पाथ डिफरेंस जो है, नया पाथ डिफरेंस इनिशियल पाथ डिफरेंस से 2x से बढ़ गया। यह पाथ डिफरेंस बढ़ा और यह कॉन्सिक्यूटिव मिनिमा दे रहा है, तो एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। तो इधर से कंक्लूड हो गया कि लैम्डा बाय 2 की यह वैल्यू होनी चाहिए, तो लैम्डा यहां होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी यहां होना चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ वी शैल सॉल्व 30th प्रॉब्लम। इसे नोट कर लो। थर्टीएथ प्रॉब्लम जरा ध्यान से पढ़ते हैं। क्विंक्स एपरेटस पर ये इसलिए यह फिगर मैंने बना रहने दिया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से देखना होगा। इन अ क्विंक एक्सपेरिमेंट द साउंड इंटेंसिटी हैज मिनिमम वैल्यू आई इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। मिनिमम साउंड इंटेंसिटी इज आई एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ I2 minus under root of I1 whole square. Just hold on please. The minimum intensity in a particular position is given, and it is given by this expression: as a sliding tube is pulled by a distance of 16.5 millimeter. When shifted by 16.5 millimeter or 1.65 centimeter, the intensity increases to maximum. Intensity become minimum to maximum. और वह जो मैक्सिमम इंटेंसिटी दे रखी है दैट इज 9I, एंड दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ I2 प्लस अंडर रूट ऑफ I1 होल स्क्वायर। टेक द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है, ठीक है, वह हमने नोट कर लिया 330 मीटर्स पर सेकेंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब यह जो शिफ्ट जिसको 1.65 सेंटीमीटर से करा गया, तो पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा 2x से। यदि इसको x से शिफ्ट करा गया है, ये 1.65 सेंटीमीटर है इस जगह पर, तो पाथ डिफरेंस 2x से बढ़ जाएगा। और मिनिमम से मैक्सिमम हो रहा है, इधर मैं लिखता हूं इंक्रीज इन पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू 2x एंड दिस वुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो 2 इंटू x की जगह पर मैं लिखूंगा 1.65 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2। सो लैम्डा वुड बिकम 2 इंटू 3.30 सेंटीमीटर। दिस इज द वेवलेंथ लैम्डा। तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ।
velocity is 330 meters per second, wavelength is 2 into 3.3 सेंटीमीटर जो है इसको इंटू 10⁻⁻² मीटर्स कर देता हूं मैं। तो इस तरीके से यह 3.3 से कट के यह 100 हो गया और यह ऊपर जाकर 50, फ्रीक्वेंसी बिकम 50 into 100, 5000 hertz or frequency is 5 kilohertz. This is the answer to the part 1. Find the frequency of sound source. This is answer of part A. अब find the ratio of amplitude of two waves arriving in the detector assuming that it does not change between position of minimum and maximum intensity. अब amplitude of two waves, अब इसके लिए साधारण सा कंसेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम जब दे रखा है तो रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम is I upon 9I, it's under root of I2 minus under root of I1 whole square upon under root of I2 plus under root of I1 whole square. So 1/3 is under root of I2 minus under root of I1 or under root of I2 plus under root of I1. ये जो है 2 - 1 अपॉन 2 + 1 इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यह हो गया I2 बाय I1 अंडर रूट ऑफ I2 बाय अंडर रूट ऑफ I1, यह हो गया 2/1 और अंडर रूट ऑफ I2 बाय I1 होता है एम्पलीट्यूड, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amplitude square or amplitude is directly proportional to under root of intensity. So this is the answer to part 1. Ratio of amplitude is 2/1. This is answer to part B. Ratio of intensity पूछी जाती तो क्या लिखते हम 4/1। यदि हमसे ratio of intensity पूछी जाती तो I2 बाय I1 यदि पूछा जाता तो ये 4/1 होता। दिस इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एंड दिस इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड। दिस इज 30th प्रॉब्लम। इसी समय मैं 43rd प्रॉब्लम भी करूंगा। 43rd प्रॉब्लम जो मैंने वेव्स एंड स्ट्रिंग में नहीं करा था अभी पूछा जा रहा है, इसे भी सॉल्व कर दूंगा। 43rd अगला प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है, इधर से आने वाली वेव इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी मैं कह देता हूं I1 और इसकी इंटेंसिटी कह देता हूं मैं I2। इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड में A2। दोनों एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल दिया, इंटेंसिटी का रेशियो निकाल दिया और फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी, वेवलेंथ भी निकाल दी। ध्यान से देखिए 43rd प्रॉब्लम करूंगा इसके बाद। चलिए अब 43rd प्रॉब्लम, आज का यह प्रॉब्लम और करते हैं। इनफैक्ट 43rd प्रॉब्लम तो वेव्स एंड स्ट्रिंग के कंसेप्ट पर बेस्ड है, पूछा है मैं कर देता हूं और आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं। आप आगे के प्रॉब्लम्स सॉल्व करके रखिए, डाउट्स निकाल के रखिए अधिक से अधिक। ऑल्दो मैं आवश्यकता से कहीं अधिक प्रॉब्लम्स क्लास में सॉल्व करूंगा, आप जितने अधिक से अधिक प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व कर सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर है।
यह मत सोचिए कि क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व होगा इसलिए हम नहीं करते, बस देख लेते हैं। आप आगे रहकर अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व करके रखिए। क्लास में तो एक तरीके से आपको एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल जाए बस। देखिए 43, अ पर्टिकुलर गिटार वायर इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ इज 30 सेंटीमीटर एंड वाइब्रेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है 196 हर्ट्ज, व्हेन नो फिंगर इज प्लेस्ड ऑन इट। तो देखिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय n अपॉन 12 अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी 196 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 30 बाय अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो इससे यह चीज आ गई n अपॉन अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू इज 196 इंटू 2 इंटू 30। अब इसके बाद उन्होंने पूछा है when the next higher note on the scales are 220 hertz, 247 hertz, 262 hertz, 294 hertz, how far from the end of the string must the finger be placed to play these notes? अब मैं कहता हूं 220 हर्ट्ज प्ले करने के लिए, फॉर 220 हर्ट्ज, इसको मैं F1 कहता हूं। तो मैं कहूंगा इस नोट को प्ले करने की जो लेंथ होना चाहिए दैट मस्ट बी n बाय 12 अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू। तो इधर मैं रख देता हूं 220, n इंटू टी बाय म्यू की जगह मैं लिखूंगा 196 इंटू 2 इंटू 30 बाय 2 इंटू L1। तो यह L1 हो जाएगा 196 बाय 220 इंटू 30 सेंटीमीटर। इधर से हम L1 के लिए सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद फॉर 247 हर्ट्ज, फॉर 247 हर्ट्ज दिस F2, एग्जैक्टली इसी तरह से मैं करूंगा। तो इसके लिए लेंथ L2 होएगा 196 बाय 247 इंटू 30 सेंटीमीटर। इधर से मुझे L2 आ जाएगा। फिर उन्होंने पूछा है 262 हर्ट्ज के लिए, फॉर 262 हर्ट्ज थर्ड फ्रीक्वेंसी जो है इसके लिए मैं L3 लिख दूंगा 196 बाय 262 इंटू 30 सेंटीमीटर। इधर से मुझे L3 आ जाएगा। और 294 हर्ट्ज, फॉर 294 हर्ट्ज इस F4 के लिए मैं L4 निकालूंगा 196 बाय 294 इंटू 30 सेंटीमीटर, L4 इधर से आ जाएगा। मैं सीधा आंसर देखकर चारों आंसर्स लिख देता हूं। 43rd का है यह। आंसर्स आर, जस्ट चेक इट, 43rd का द फर्स्ट आंसर वुड बी 26.7 सेंटीमीटर, L2 है 23.8 सेंटीमीटर, 23.8 सेंटीमीटर, this is 22.4 सेंटीमीटर and this is 20 सेंटीमीटर। गिटार पर बेस्ड यह प्रॉब्लम है। गिटार जब बिल्कुल फ्री है तब उसको जब वाइब्रेट कर रहे हैं तो यह फ्रीक्वेंसी है। अलग अलग जगह पर जब हम उंगली रखेंगे तो 26 सेंटीमीटर पर उंगली रखने पर फ्रीक्वेंसी जो निकलेगी वह 220 हर्ट्ज होगी। 24 सेंटीमीटर के आसपास उंगली रखने पर 247 हर्ट्ज निकलेगी और 22 सेंटीमीटर पर रखने पर
262 हर्ट्ज निकलेगी और 20 सेंटीमीटर पर रखने पर 294 हर्ट्ज। इस तरह से अलग अलग जगह पर जब हम उंगली रखेंगे तो वहां पर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जनरेट होंगी एंड ऑल दिस फ्रीक्वेंसीज कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग सुर के लिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, अलग अलग जो सुर है वह इन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जनरेट होंगे। 256 हर्ट्ज होता है सा के लिए, 260 होता है रे के लिए। इस तरह से अलग अलग सुर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डाउट डिस्कशन सेशन। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, गुड डे।